हेलो दोस्तों, तो मैं मारुति सूर्यकर ईएसए क्लासेस अहमदपुर। तो हम डिस्कस कर रहे हैं फिजिक्स 11 का चैप्टर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड, जिसका बोर्ड के मास्टर बोर्ड में इलास्टिसिटी नाम का चैप्टर है। तो अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस किया है, इसका इंट्रोडक्शन, ओरिजिन ऑफ इलास्टिसिटी, देन बेसिक टर्म यूज्ड इन इलास्टिसिटी एंड स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, और हमने मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एक अलग वीडियो में डिस्कस किए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले वो वीडियो देखिए और फिर वहाँ से हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में हमने 3 मॉडुलस डिस्कस किए हैं। यंग्स मॉडुलस, जिसका फार्मूला आपको पता होना चाहिए, देन मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एंड बल्क्स मॉडुलस। ए इलोंगिनेशन यानी कि लॉन्जिट्यूनल केस में आएगा। हर एक केस में मॉडुलस का फॉर्मूला स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन है। क्या है? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। लेकिन यहाँ लॉन्जिट्यूनल स्ट्रेस होगा, लॉन्जिट्यूनल स्ट्रेन की बात होगी। यहाँ पे शेयरिंग स्ट्रेस और शेयरिंग स्ट्रेन की बात होगी। और यहाँ वॉल्यूम स्ट्रेन, उसे हम हाइड्रोलिक स्ट्रेस सुधा कहते हैं, और यहाँ पे हाइड्रोलिक स्ट्रेस और वॉल्यूम स्ट्रेन की बात होगी। तो हम इस एक्सपेरिमेंट देख रहे हैं, इसमें डिटर्मिनेशन ऑफ यंग्स मॉडल्स, दैट इज वाई का आपको फार्मूला याद होगा शायद। फोर्स अपॉन एरिया हमने किया था जो स्ट्रेस था, एंड डिवाइडेड बाय स्ट्रेन, दैट इज यल अपॉन कैपिटल यल। ठीक है, तो यंग्स मॉडुलस का फार्मूला हमें पता है एफ एल अपॉन ए एल। तो हम ये यंग्स मॉडुलस कैसे डिटरमाइन करते हैं एक मटेरियल के लिए, इसके लिए एक्सपेरिमेंट देख रहे हैं। देखिए, हमने 2 वायर लिए हैं। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि दोनों वायर सेम मटेरियल के है, सेम मटेरियल, सेम साइज है, सेम लेंथ है, उसकी रेडियस सेम है, उसके डायमेंशन क्या है, सब सेम है। तो 2 वायर हमने, एक वायर रेफरेंस पॉइंट के लिए हमने लिया है, रेफरेंस वायर कहेंगे इसे, और इसे हम एक्सपेरिमेंटल वायर कहेंगे। तो रेफरेंस वायर हमें एरर रिड्यूस करने में मदद करेगा। कौन सा एरर आ सकता है यहाँ? ड्यू टू टेम्परेचर चेंज देयर मे बी चेंज इन लेंथ ऑफ वायर। टेम्परेचर की वजह यहाँ वायर की लेंथ में चेंज हो सकता है, तो हम वो रिड्यूस कर रहे हैं यहाँ पे। और अगर वो चेंज दोनों वायर में सेम होगा, इसलिए हमने रेफरेंस लिया है। और अब क्या करेंगे, इस पे थोड़ा सा वेट रखेंगे हम, यानी कि ये दोनों वायर अभी स्ट्रेट रहे। बाद में हम इस एक्सपेरिमेंटल वायर में धीरे धीरे यहाँ का वेट बढ़ाएंगे। जैसे जैसे हम यहाँ का वेट बढ़ाएंगे, यहाँ फोर्स एक्टिंग डाउनवर्ड होगा, कितना होगा? वो mg होगा। ठीक है, और उस वेट के लिए यहाँ हमने इंक्रीज इन लेंथ यहाँ पे नोट करना है। यहाँ पे हमने वर्नियर स्केल रखी है। यहाँ वर्नियर स्केल से हम रीडिंग ले रहे हैं। किसकी रीडिंग ले रहे हैं? चेंज इन लेंथ। यहाँ पे वर्नियर स्केल यूज किया है हमने। हमें इसकी लेंथ तो मीटर स्केल में पता चलेगी। ठीक है, इसकी रीडिंग चेंज इन लेंथ हमने वर्नियर स्केल में लिया है। अब देखिए कि हम वेट एक थोड़ा थोड़ा सा बढ़ाते जाएंगे, इसके लिए हमारी लेंथ की वैल्यू चेंज होगी, इंक्रीज इन लेंथ होगी। सो उसके लिए हम यल नोट करेंगे, और हमें y का फॉर्मूला पता है, फोर्स। यहाँ फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है? mg, राइट, mg अपॉन, यहाँ हम ये ओरिजिनल लेंथ मीटर स्केल से नोट डाउन करेंगे। और यहाँ एरिया कितना आएगा? एरिया का फॉर्मूला क्या रहता है? पाई आर स्क्वेयर, वेयर आर इज अ रेडियस ऑफ दिस क्रॉस सेक्शन। एंड इनटू क्या करेंगे, यहाँ जो हमने इंक्रीज इन लेंथ नोट किया है ड्यू टू वेट ऑफ mg, सो वी विल पुट वैल्यू ऑफ लेंथ इन L. So we can find out the value of y for particular material.
एक मटेरियल के लिए हम ये वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए फार्मूला क्या है, mgl अपॉन पाई आर स्क्वायर एल। अगर आपको इसमें एरर रिड्यूस करना है तो आप 2, 3 या 5 रीडिंग ले सकते हैं और फाइनल वैल्यू इसकी हम एवरेज लेंगे। ठीक है, एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, यहाँ ये याद रखना है आपको कि 2 वायर लिए हैं और कैसे एक्सपेरिमेंट करना है। ठीक है, तो इसमें वाई मटेरियल का फॉर्मूला हमें यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला हमें पता चला है mgl अपॉन पाई आर स्क्वायर एल। इसमें इतना ही याद रखना है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट पॉइंट, उससे इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इस पॉइंट का नाम है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कर्व। देखिए यहाँ पे हमने ग्राफ ऑलरेडी ड्रॉ कर दिया है, तो इसमें हमको पर्टिकुलर पॉइंट के नाम याद रखने हैं, इसमें थोड़ा सा ही कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखिए स्ट्रेस एंड स्ट्रेन अकॉर्डिंग टू विच लॉ, आपको पता है कौन सा लॉ है, हुक्स लॉ। क्या बताता है, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, राइट। हुक्स लॉ में क्या बताया गया है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। बट इस लॉ में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, क्या मैंने पहले ही बताया है, विद इन इलास्टिक लिमिट। ठीक है, विद इन इलास्टिक लिमिट, अगर एक लिमिट में ही ये लॉ काम करता है। ठीक है, तो इसका अगर हम इक्वेशन देखेंगे, अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 2 वैल्यूज, तो उसका ग्राफ कैसे आना चाहिए, स्ट्रेट लाइन आना चाहिए। हमने एक्स एक्सिस पे स्ट्रेन प्लॉट किया है, वाई एक्सिस पे स्ट्रेस प्लॉट किया है, एंड स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन ग्राफ बनाया है। तो एक पॉइंट ए तक इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन आप देख सकते हैं। हमें एक कर्व स्टडी करनी है कि कर्व का बिहेवियर, इस कर्व से हम मटेरियल के बारे में और जानकारी ले सकते हैं कि इलास्टिक है, डक्टाइल है, ब्रिटल है। ठीक है, तो अभी याद रखें कि इलास्टिक लिमिट तक ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, एंड जब तक वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन ही आएगा। ठीक है, अब उसके बाद पर्टिकुलर वेट बढ़ाने के बाद, पर्टिकुलर स्ट्रेस बनने के बाद क्या होगा, देखिए यहाँ पॉइंट ए से स्ट्रेन बनने के साथ स्ट्रेस तो बढ़ा है, लेकिन ये प्रोपोर्शनल नहीं बढ़ा नहीं है, ये थोड़ा सा ग्राफ क्या हो गया है, कर्व हो गया है। तो हम ये कह सकते हैं कि ए तक या इस मटेरियल के प्रोपोर्शनल लिमिट है। आपको ग्राफ में पॉइंट याद रखने हैं, कौन सा पॉइंट कहाँ है, डायरेक्टली उस पर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ए तक ग्राफ स्ट्रेस है, इसीलिए ए को बोलेंगे हम प्रोपोर्शनल लिमिट। उसके बाद थोड़ी सी ग्राफ कर्व्ड हो गई है, लेकिन यहाँ पे स्ट्रेस बड़ा है, तो बी पॉइंट को हम यील्ड पॉइंट कहेंगे। ठीक है, कहाँ कहाँ इसे ब्रेकिंग पॉइंट भी कहते हैं। तो बी पॉइंट तक जो स्ट्रेस होगा उसको हम सिग्मा ऑफ बी कहेंगे। ठीक है, सिग्मा ऑफ बी, उसे यील्डिंग स्ट्रेंथ कह सकते हैं आप, यील्डिंग स्ट्रेंथ। बी के लिए याद रखना है नाम, यील्डिंग पॉइंट है, यील्ड पॉइंट ही बोलते हैं उसे। और इस वैल्यू पर्टिकुलर बी पॉइंट के स्ट्रेस के वैल्यू को हम यील्डिंग स्ट्रेस बोलेंगे। फिर बी के बाद क्या हो गया, थोड़ा सा अभी क्या लगा, स्ट्रेन तो बढ़ा लेकिन स्ट्रेस नहीं बढ़ा यहाँ से। तो यहाँ बी तक इलास्टिक लिमिट है, इसकी इलास्टिक लिमिट है, इसका मतलब समझिए आप, इलास्टिक लिमिट है, यानी कि अगर हम यहाँ डिफॉर्मिंग फोर्स हमने रिमूव किया तो उस ऑब्जेक्ट की या वायर की ओरिजिनल पोजीशन गेन हो जाएगी। इसका मतलब क्या होगा, अगर हमने एक वायर यहाँ तक स्ट्रेच किया, यहाँ तक, अगर ये पॉइंट बी तक है तो इसका फोर्स रिमूव करते ही
ये ओरिजिनल साइज में चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ बी तक इलास्टिक लिमिट है, इसका मतलब है कि यहाँ तक हमने डिफॉर्मिंग फोर्स जब हटाया तब उसके पार्टिकल्स ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगी। लेकिन बी के बाद अगर एनी पॉइंट बिटवीन बी एंड डी अगर आप फोर्स रिमूव करेंगे तो वो ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आएगा बाद में। इसे बोलते हैं, एक सेट बन गया, उसे परमानेंट सेट बोलते हैं। इसमें वो कैप्चर कर दिया, वो ओरिजिनल पॉइंट अब गेन नहीं कर सकता। आफ्टर किस पॉइंट के बाद? बी पॉइंट के बाद, बी टू डी हमने एक पॉइंट लिया है सी। यहाँ पे अगर हमने डिफॉर्मिंग फोर्स हटाया तो वो ओरिजिनल पॉइंट पे नहीं आएगा और इसे बोलते हैं परमानेंट सेट। फिर आगे क्या होता है, और स्ट्रेन धीरे धीरे बढ़ाने के बाद एक ऐसा पॉइंट आता है स्ट्रेस की वैल्यू मैक्सिमम मिलती है। देखिए डी के लिए इसकी वैल्यू मैक्सिमम है, आपको ग्राफ पढ़ना आना चाहिए। स्ट्रेस की वैल्यू मैक्सिमम कब है, कौन से पॉइंट के है? डी। और वो डी पॉइंट को हम अल्टीमेट पॉइंट बोलेंगे और उसकी जो वैल्यू है इसे वाई डी की वजह से हम सिग्मा यू लिखेंगे। सिग्मा यू यानी कि अल्टीमेट स्ट्रेंथ और स्ट्रेस कहेंगे आप, जो मैक्सिमम वैल्यू है अल्टीमेट स्ट्रेस या अल्टीमेट स्ट्रेंथ कहेंगे आप। डी के बाद कोई ऊपर की वैल्यू हमें मिल नहीं रही है, सो डी पॉइंट हैज हाईएस्ट मैक्सिमम स्ट्रेस, सो डी पॉइंट को हम अल्टीमेट पॉइंट बताएंगे। और उसके बाद में जब हमने स्ट्रेन और बढ़ाया तो ई पॉइंट तक वो मटेरियल में फ्रैक्चर डेवलप हो जाएगा। सो ई पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? फ्रैक्चर बोलेंगे। पॉइंट एक बार आप नोट कर दीजिए कौन सा पॉइंट कहाँ है। ए पॉइंट प्रोपोर्शनल लिमिट यानी कि डायरेक्ट बढ़ा है, बी तक इलास्टिक लिमिट बढ़ा है लेकिन डायरेक्टली नहीं है, लेकिन ओरिजिनल साइज रिगेन करता है। बी टू डी ओरिजिनल साइज रिगेन नहीं कर पा रहा है, इसमें परमानेंट सेट डेवलप हो गया है। डी हाईएस्ट पॉइंट है स्ट्रेस के लिए, सो उसे अल्टीमेट स्ट्रेस या स्ट्रेंथ कहेंगे हम। और उसके बाद मटेरियल में फ्रैक्चर पॉइंट डेवलप होगा एक पर्टिकुलर स्ट्रेन के लिए, और वहाँ हम उसे फ्रैक्चर पॉइंट कहते हैं जहाँ मटेरियल ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो और एक बार देखिए, और उससे ऊपर एक ग्राफ स्टडी करने के बाद हम मटेरियल की प्रॉपर्टीज बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं? कि मटेरियल डक्टाइल है, ब्रिटल है। डक्टाइल मतलब क्या? कि उसकी एक लंबी से हम उसे लंबी खींच सकते हैं, लेकिन ब्रिटल क्या? कि वो जल्दी से। डक्टाइल मतलब आप रबर की तरह सोच सकते हो, और ब्रिटल क्या रहता? ग्लास। ठीक है, तो डक्टाइल एंड ब्रिटल या ग्राफ के ऊपर से कैसे हमें पता करना है अभी? ठीक है, डक्टाइल एंड ब्रिटल इस ग्राफ से हमें पता चलेगा। अगर यहाँ पे इसके तुरंत बाद ब्रेक हो जाता है तो वो ब्रिटल मटेरियल है, और उसे प्लास्टिक रीजन कहते हैं बच्चों। बियॉन्ड दिस इलास्टिक लिमिट वी विल कॉल दिस पार्ट एज अ प्लास्टिक लिमिट और प्लास्टिक रीजन। तो नोट कर दीजिए, अगर आप डी से बाद का पॉइंट जो है अगर वो लेंदी हो गया तो उसे डक्टाइल मटेरियल बोलेंगे, डक्टाइल सब्सटेंस बोलेंगे। यहाँ अगर लंबी लाइन आ जाएगी तो हम डक्टाइल स्ट्रेस बोलेंगे, लेकिन अगर इसके तुरंत बाद यहाँ फ्रैक्चर पॉइंट आएगा तो उसको हम ब्रिटल सब्सटेंस बोलेंगे। ठीक है, और आपके बुक में जो हर्ट के लिए जो ऑर्टा रहती है उसका इलास्टिक ग्राफ दिया है, और वो ऐसा आएगा स्ट्रेस, जो कि मैक्सिमम टाइम हुक्स लॉ फॉलो नहीं कर रहा, लेकिन ऐसे ग्राफ वाले को हम इलास्टोमर कहते हैं, इलास्टोमर्स। ठीक है, तो आपके बुक में ये दिया है इलास्टोमर्स का ग्राफ ऐसा रहेगा। ओके, ठीक है, अभी तक इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।